नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमको आज देखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन विख्यात हैं? क्या है नाम? तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति या उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोला गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न ये है इसका अर्थ। तो अब देखते हैं, चार यहाँ पे नाम दिए हैं कौन कौन से। पहला दिया है न्यायमूर्ति रानाडे, दूसरा नाम दिया महात्मा गांधी, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखेंगे कि किसे कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो है दादा भाई नौरोजी। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि दादा भाई नौरोजी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी लिखी है जो का नाम क्या है, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो किताब है जिसके राइटर कौन है, ध्यान रखेंगे, इसके राइटर हैं कौन? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो धन का निष्कासन किया जाता था, मतलब अंग्रेज किस तरह से भारत को लूट रहे थे, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे, उसके बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और उस सिद्धांत का नाम है धन का अपहरण का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। तो ये सारी बातें, ये सारे तथ्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? कौन सा गांधी? तो कर्नाटक गांधी। मतलब ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में गांधी जी जैसा व्यक्तित्व रखते थे और गांधी जी ने जो कार्य पूरे भारत में किया था वही काम वो कर्नाटक में करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो चार ऑप्शन है, पहला रंगनाथ दिवाकर, दूसरा है कर्नाटक सदाशिव राव, तीसरा नाम है थागदुर रामचंद्र राव और चौथा है हार्देकर मंजापा। तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक गांधी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वो है कौन? हार्देकर मंजापा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? पहला नाम वल्लभ भाई पटेल, दूसरा श्री राजगोपालाचारी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी को किसे? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नामक शब्द कहा था? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं उस चार ऑप्शन में से वो सही आंसर है कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा, कौन सा प्रत्यय? तो महात्मा प्रत्यय जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने जोड़ा, कहा या कब कहा गया, वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाने लगा? मतलब उनका नाम कुछ और था, आप सभी को पता है, बाद में उन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। तो वो कौन सी चार घटना थी? चार में से एक घटना थी जिसकी वजह से उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। तो पहला ऑप्शन दिया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनकी जो भूमिका थी उसके चलते। दूसरा दिया है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था उसके चलते दिया गया क्या? तीसरा ऑप्शन दिया है 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जो उन्होंने कार्य किया उसके चलते दिया गया क्या? या फिर खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने पर। मतलब ये चार जो यहाँ पर घटनाएं दी हैं इनमें से वो कौन सी घटनाएं हैं जिसके चलते गांधी जी को महात्मा कहा गया, या उस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में जो उन्होंने कार्य किए थे, ऐसा वो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके चलते उनको महात्मा कहा गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1917 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान बिहार। कहाँ पर? तो वर्तमान बिहार का जो चंपारण जगह है वहाँ पर ये आंदोलन किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो वहाँ पर जो किसान थे जो नील की खेती करते थे, तो चंपारण के किसान जो कि नील की खेती किया करते थे और उस खेती के चलते उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, उन्हें उस शोषण से बचाने के लिए ही गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद ही गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय कौन सा विचार? तो ध्यान रखेंगे अंत्योदय का विचार। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम आदमी का उदय। क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखेंगे अंतिम आदमी का उदय, यानी कि
ऐसा विकास, ऐसी चीज़ें करना, मतलब ऐसे सामाजिक परिवर्तन लाना जिससे समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि समाज का जो सबसे निचले स्तर पर जो व्यक्ति मौजूद है उसके भी जीवन में परिवर्तन आए। तो अंत्योदय शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है कि अंतिम आदमी का उदय। किसका उदय? अंतिम आदमी का उदय। कैसे? तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से समाज के उस अंतिम आदमी तक भी समाज की जो विकास की योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाना, या समाज में जो विकास हो रहा है, जो समाज आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिले। तो यही कहलाएगा क्या? अंत्योदय। तो अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि अंत्योदय का विचार जो सर्वप्रथम दिया था जिस व्यक्ति ने, उनमें से यहाँ पर जो हमारे सामने नाम दिए, पहला है विनोबा भावे, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है श्री अरविंद और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था। कौन सा? अंत्योदय का विचार। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? ध्यान रखेंगे प्रश्न क्या पूछा है, नहीं डाला। उनके किस पर? तो प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला टॉलस्टॉय, दूसरा थोरोई, तीसरा रस्किन और चौथा मार्क्स। तो पहला टॉलस्टॉय, थोरेउ, रस्किन और मार्क्स। तो इसमें आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 4, इनमें से इन चारों में से वो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है मार्क्स। तो महात्मा गांधी जो है मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे, बाकी वो इन सभी के विचारों से प्रभावित थे। टॉलस्टॉय उनके फेवरेट लेखक थे, ये आपको पता होगा। थोरोई को भी वो पसंद करते थे और रस्किन की भी रचनाओं से वो प्रभावित थे, लेकिन वो मार्क्स के रचनाओं से प्रभावित नहीं थे। तो उनके जो एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी के जो सबसे पसंदीदा लेखक कौन थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। वो कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। कौन थे उनके सबसे पसंदीदा लेखक? तो लियो टॉलस्टॉय। और ये लियो टॉलस्टॉय जो थे, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है वॉर एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति। क्या? युद्ध और शांति। ये किताब किसने लिखी थी? लियो टॉलस्टॉय ने। और ये गांधी जी की सबसे पसंदीदा किताब थी। तो गांधी जी को सबसे ज़्यादा पसंद जो किताब थी वो यही थी, युद्ध और शांति या वॉर एंड पीस, जिसके लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न में ये पूछा गया है कि गांधी जी के विचारों पर किस लेखक का प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? मार्क्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द थे, मतलब ये शब्द किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहे थे, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लोकमान्य तिलक, चौथा है लाला लाजपत राय। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उस दौरान ये कहा था कि स्वतंत्रता क्या है? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पंडित बाल गंगाधर तिलक। कौन? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। तो जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता था, उन्हीं लोकमान्य तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। कब दिया था वो भी ध्यान रखेंगे। ये नारा उन्होंने 1916 के आसपास दिया था, जब भारत में उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने के दौरान ही तिलक जी ने ये नारा दिया था। तो ये आपको याद रखना होगा। कब दिया? तो 1916 में। किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो वो दिया था उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के समय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? पहला नाम दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा नाम दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो आराम हराम है ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है और यह नारा दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा, कौन सा नारा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं डू और डाई। क्या? तो डू और डाई, मतलब करो या फिर मरो। और ये नारा किसने दिया था, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी। ध्यान रखेंगे। और यह उन्होंने नारा दिया था 1942 में। और किस आंदोलन के समय? तो वो दिया था उन्होंने जब भारत में चला था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने ये नारा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कब? 1942 में। उसी समय महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया करो या मरो, डू और डाई का। और इसके तहत गांधी जी ने भारतीय जनता से ये एक तरह से मांग की, उनको प्रेरित किया
कि ये अब आखिरी मौका है जिसमें हमको सब कुछ न्यौछावर कर देना है और हमें किसी भी हालत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता या आज़ादी प्राप्त कर लेनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब दिया वो पूछा जाता है, किस आंदोलन के समय दिया वो भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। यह एक कथन है, किसने कहा है यही आपको पूछा गया, यह घोषणा किसने की थी। तो ध्यान रखेंगे कि क्या कहा गया है, भारत के लिए एकमात्र आशा किससे है, जनसाधारण से, मतलब आम जनता से है, और उच्च वर्ग जो है मतलब जो संपन्न वर्ग है वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, मतलब वो उसकी जो आत्मा है वो क्या हो गई है, सड़ चुकी है, गल चुकी है। ये विचार किसका था, ये किसका माना था, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला दिया है जीके गोखले, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो ये विचार रखने वाले व्यक्ति थे कौन, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद का ऐसा मानना था कि अगर भारत में कोई नया परिवर्तन आना है तो वो परिवर्तन समाज के आम लोग ही ला सकते हैं, क्योंकि संपन्न वर्ग तो आत्मा से मर चुका है, उसकी आत्मा समाप्त हो चुकी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद और जवाहरलाल नेहरू। तो चार ऑप्शन दिए हैं, विवेकानंद, परमहंस, दयानंद और नेहरू। तो इस प्रश्न में देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। तो भारत के बारे में ऐसा विचार जिस व्यक्ति ने रखा है वो व्यक्ति कौन है, स्वामी विवेकानंद। कौन है वो, तो स्वामी विवेकानंद ही वो व्यक्ति थे जिनका मानना था कि भारत को अगर अपनी एक बार फिर से पूरी दुनिया में पहचान बनानी है, उसे फिर से विश्व गुरु बनना है, तो उसे फिर से उठ खड़ा होना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे आगे आना ही होगा। तो वो कौन कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये कोटेशन है, एक कथन है, और ये कथन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा कहा गया था, वही पूछा गया है। क्या पूछा गया कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जो कथन है यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा है राजगोपालाचारी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। ये चारों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और इन चारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से जिसने इस कथन को कहा था वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कथन उन्होंने कहा था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, अर्थात 15 अगस्त की रात को। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, उस रात को जब उन्होंने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी, ये कथन कहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कब कहा था, तो 15 अगस्त 1947 में लाल किले से झंडा फहराते वक्त। किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है, कहाँ का गांधी। तो बात की गई है उड़ीसा की गांधी की। तो चार नाम दिए गए, पहला है गंगाधर मेहरे, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है पंडित गोपबंधु दास और चौथा नाम दिया है विश्वनाथ दास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पंडित गोपबंधु दास। कौन, पंडित गोपबंधु दास को ही क्या कहा जाता है, उड़ीसा का गांधी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये शब्द किसने कहे थे। चार ऑप्शन है, पहला है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 की सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो बात है, क्या ये कोटेशन या कथन जो है क्या है, देख लीजिए, लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये कहने वाले जो हमको दिखाई देते हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और ये कब कहा था उन्होंने, तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ये फेमस कथन या कोटेशन दिया था। तो ये आपको याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है। तो क्या कथन अंकित है, तो कथन का नाम, कथन है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यह कथन अंकित है कहाँ पर पूछा गया, तो देखिए वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है। तो कहाँ पर अंकित है ये संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये शब्द कहाँ पर अंकित है, तो एक डाक टिकट पर। और ये डाक टिकट किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती पर जारी किया गया था, उसी से पूछा गया है प्रश्न। पहला ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा है विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी। तो ध्यान रखेंगे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह कथन
जो एक डाक टिकट पर छपा हुआ है वो किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जो जीवन है वो अपने आप में एक संदेश की तरह है। अगर आप उनके जीवन को समझ लेते हैं, उनका जीवन का अध्ययन कर लेते हैं, तो उनका जीवन का अध्ययन करने से आपको ये बहुत सारी चीज़ों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये किससे जुड़ा हुआ कथन है? तो ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कथन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था? देखते हैं क्या, एक कोटेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि I want the culture of all lands to be blow about my house as freely as possible। तो ये जो कथन या कोटेशन है निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा है? इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा नाम दिया है श्री अरविंद। तो यह कथन जो किस कहा था, वो कहा था महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे विचार हैं कि मेरी भूमि पर दुनिया की हर तरह की सभ्यता फले फूले। तो ये विचार किसके हैं? महात्मा गांधी के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? किसका देश? बनियों का देश, यानी कि व्यापारियों का देश। किसको? इंग्लैंड को। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड को बनियों या व्यापारियों का देश कहने वाला व्यक्ति कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या नेपोलियन? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहने वाला जो व्यक्ति दिखाई देता है हमें, वो है आधुनिक काल का फ्रांस का सम्राट। कौन? नेपोलियन। कहाँ का सम्राट या कहाँ का शासक था ये? तो फ्रांस का आधुनिक काल का एक महान योद्धा या सम्राट था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने ही इंग्लैंड को बनियों का देश की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने दिया था? चार ऑप्शन है यहाँ पर, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह। कौन सा नारा? तो इंकलाब जिंदाबाद। ध्यान रखेंगे कौन सा नारा? इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देता हुआ जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो व्यक्ति है कौन? भगत सिंह। तो ध्यान रखेंगे भगत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से प्रश्न पूछा गया है? तो देशबंधु। और चार ऑप्शन दिए, पहला एस.सी. बोस, दूसरा एस.एन. बनर्जी, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा नाम दिया है चित्तरंजन दास। तो देशबंधु के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति, मतलब देश का भाई, देश का बंधु, तो उस नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो थे कौन? चित्तरंजन दास। तो ध्यान रखेंगे चित्तरंजन दास जो कि बंगाल से संबंधित थे, उन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार इस लाइन को पूरा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह कथन किस नेता का है? पहला ऑप्शन है बी तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है विपिन चंद्र पाल और चौथा नाम दिया है अरविंद घोष। तो इन चार नामों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने लाइन कही थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखेंगे यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन है? लाला लाजपत राय। क्यों कहा था उसको भी जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1927 के आसपास अंग्रेजों ने भारत में एक कमीशन भेजा था, एक आयोग भेजा था जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी थी कि भारत के लोगों को जो अधिकार दिए गए थे 1919 के अधिनियम के माध्यम से, जिसमें उनको चुनाव लड़ने का अधिकार, उनको भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया था, तो उस अधिकार की एक तरह से जाँच करनी थी कि भारत के लोगों ने जो उनको अधिकार दिए गए थे 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन करने के कुछ, उसमें कितनी तरक्की हासिल की। तो 1919 का अधिनियम, जिसको आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, उस अधिनियम में अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन करने के कुछ अधिकार सौंपे थे और उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि 10 साल बाद हम इसको देखेंगे कि भारतीयों ने कितनी तरक्की हासिल कर ली है भारत में शासन करने के क्षेत्र में। और उस बात की जांच करने के लिए ही 1927 में एक कमेटी बना करके अंग्रेज भारत में भेजते हैं, जिस कमेटी का अध्यक्ष था साइमन, जॉन साइमन। तो उस जॉन साइमन की सदस्यता में कुल मिला के 6 या 7 लोग आते हैं भारत में, जो कि सभी के सभी अंग्रेज थे। तो क्योंकि सारे ही अंग्रेज थे, सारे ही गोरे थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया भारतीय नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और इस कमीशन का पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग, अलग अलग नेता विरोध करते हैं। और इसी विरोध के क्रम में एक विरोध हो रहा होता है लाहौर में। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। और जब लाला लाजपत राय और उनके जो अनुयायी थे वो इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा किए गए लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं कौन? लाला लाजपत राय। कौन घायल हो जाते हैं लाठीचार्ज में? तो लाला लाजपत राय। तो देखिए वही बात यहाँ पे की गई है, किसकी? लाठी की। तो उस दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत ज़्यादा लाठियाँ चलाई जाती हैं और वो इस लाठीचार्ज से इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं, उनको इतनी चोटें लग जाती हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दौरान ही जब वो पूरी तरह से घायल थे तो उन्होंने ये लाइन कही हुई थी
क्या कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, और वो बात सही साबित होती है। तो ये कथन कहने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? कौन सा नारा? तो दिल्ली चलो, ध्यान में रखेंगे कौन सा नारा, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन है, पहला भगत सिंह, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यह नारा, दिल्ली चलो का नारा जो इस व्यक्ति ने दिया था, वो व्यक्ति कौन दिखाई देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था दिल्ली चलो का? तो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, और ये नारा उन्होंने जब जापान में बनाया था अपना एक सेना आज़ाद हिंद फौज, तो उस दौरान ये नारा उन्होंने दिया था। तो ध्यान रखेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद उन्होंने ये नारा अपने सैनिकों को दिया, कौन सा? दिल्ली चलो का नारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो ये जो पूरा कथन है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो वो आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था और कब तक चलता हुआ दिखाई देता है? तो 1922 तक। और आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था 1920 में कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी को सौंपा गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले ये शर्त रखी थी कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी जो आप ध्यान रखेंगे। आंदोलन शुरू होता है 1920 में, 2 वर्षों तक लगातार सफलतापूर्वक चलता है, और ऐसा लगने लगता है कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी। परंतु इसी दौरान वर्तमान उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरा चौरी, वहाँ पर उग्र भीड़ या हिंसक भीड़ जो कि इस आंदोलन की ही भीड़ थी, उसने वहाँ के जो एक थाना था, चौरा चौरी जो क्षेत्र है वहाँ पर एक थाना था, उस थाने के पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर बंद करके उसमें आग लगा दी और एक हिंसा कर दी। तो ये जो हिंसा थी जिसमें कुछ भारतीय लोग जो कि सेना अंग्रेजों के पुलिस के रूप में काम करते, कौन? तो भारतीय लोग ही जो अंग्रेजों की पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे, उनको भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा ही थाने में बंद करके आग लगा दी गई और जिंदा जला दिया गया। इस घटना से गांधी जी नाराज हो जाते हैं, और इस हिंसा के चलते ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन यहाँ पर इस चौरा चौरी कांड की वजह से वापस ले लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने चौरा चौरी कांड की वजह से क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब वो वापस ले लेते हैं तो गांधी जी की अलग अलग जो उस समय के कांग्रेस के और दूसरे नेता थे, बड़े नेता, उन लोगों ने आलोचना की। अधिकांश नेताओं ने बोला कि एक छोटी सी घटना या एक ऐसी घटना से पूरे आंदोलन को रोक नहीं देना चाहिए, आंदोलन का महत्व बहुत बड़ा है और उसमें ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, तो गांधी जी को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, और ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया तो उनके बारे में ये जो भावना है, मतलब ये जो पूरा लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, किस व्यक्ति ने प्रकट की? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा नाम है CR दास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने पर कहा था कि जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। तो सही आंसर है कौन? सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? 4 ऑप्शन है, रैमजे मैकडॉनल्ड ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, विंस्टन चर्चिल ने या लॉर्ड वेवेल ने। तो आप सभी को याद होगा कि वर्ष 1931 में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से, किसकी ओर से? तो कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन से गोलमेज सम्मेलन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड। तो वर्ष 1931 में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन या सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने इंग्लैंड गए थे, और उस दौरान ही वो जिस तरह से वहाँ पहुँचे थे उनको देख करके वहाँ पर एक अंग्रेज ने उनके बारे में ये विचार प्रस्तुत किए थे। कौन सा विचार? कि एक राजद्रोही फकीर जो जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों के पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर
बातचीत पर सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? तो गांधी जी को सम्मान दिया जाना और सम्मान दे करके उनके साथ बात करना, इस बात से एक अंग्रेज व्यक्ति चिढ़ जाता है, नाराज़ हो जाता है और वो उस समय की अंग्रेज सरकार की आलोचना करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि 1931 में आखिर वो गए क्यों थे, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो गए थे किसमें भाग लेने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अब देख लेते हैं कि ये विचार रखने वाला व्यक्ति कौन है। तो 4 ऑप्शन है, रमजे मैकडॉनल्ड, लेनिन गो, चर्चिल या वेवेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल ही वो व्यक्ति है जिसने गांधी जी के बारे में ये विचार अपने रखे थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। ये वचन किनके थे? मतलब यहाँ पर ये 4 नाम दिए गए हैं, ये चारों ही नाम अंग्रेजों के हैं। इनमें से वो कौन सा अंग्रेज व्यक्ति है जिसका गांधी जी के बारे में ये विचार था? तो पहला नाम दिया है क्लीमेंट एटली, दूसरा नाम है विलियम दिग्बी, तीसरा नाम है विंस्टन चर्चिल और चौथा नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो यह विचार भी किसके थे? विंस्टन चर्चिल के। तो ध्यान रखेंगे, विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी से बहुत नफरत करता था और गांधी जी के बारे में उसके ये विचार हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आंसर क्या है? विंस्टन चर्चिल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? कौन किसके विचारधारा के? तो गांधीवादी। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहले तो हम समझ लें गांधीवादी विचारधारा का मतलब। गांधीवादी विचारधारा का मतलब है सत्य अहिंसा के विचारों पर कार्य करने वाला व्यक्ति। गांधी जी के जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था सत्य और अहिंसा पर चलना, और उन्होंने भारत के लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। और उन्होंने जो अपना स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष भी चलाया था वो पूरी तरह से सत्य और अहिंसा के रास्तों पर ही चल करके चलाया था। तो इस विचार को कई लोगों ने अपनाया था, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनाया, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ने अपनाया। अब यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि इन 4 नामों में से वो कौन सा व्यक्ति दिखाई देता है जो गांधी जी के उन विचारों से बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ था। तो पहला नाम दिया है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है MN रॉय, तीसरा नाम है विनोबा भावे और चौथा नाम दिया है जयप्रकाश नारायण। तो गांधी जी के इन विचारों से या गांधी जी के जो विचार हुआ करते, सत्य और अहिंसा से जुड़े हुए विचार हुआ करते थे, उन विचारों से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है कौन? विनोबा भावे। तो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कौन? विनोबा भावे, जिन्होंने उनके विचारों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो ये आज हमने जो यहाँ पर देखे प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।